नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। नीति आयोग ने तीसरा एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 जारी किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शंघाई सहयोग संगठन के समझौते पर हस्ताक्षर और अभिपुष्टि को स्वीकृति प्रदान की। विश्व बैंक ने हिमालय के हिमनद जलवायु परिवर्तन, ब्लैक कार्बन और क्षेत्रीय प्रत्यास्थता शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। विद्युत मंत्रालय ने मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच पर विचार करने के लिए चर्चा पत्र प्रसारित किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कोविड महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा से संबंधित उपायों को सूचीबद्ध करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। और अब खबरें विस्तार से। नीति आयोग ने तीसरा एसडीजी इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 जारी किया है। इसे भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित किया गया है। ये सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की प्रगति का उन 115 संकेतकों पर आकलन करता है जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क यानी NIF से जुड़े हैं। NIF का उद्देश्य नीति निर्माताओं और विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयनकर्ताओं को उचित दिशा प्रदान करना है। ये 115 संकेतक 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 16 को शामिल करते हैं। साथ ही ये लक्ष्य 17 के गुणात्मक मूल्यांकन के साथ 70 एसडीजी लक्ष्यों को भी शामिल करते हैं। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। देश के समग्र एसडीजी स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ है और ये वर्ष 2019 के 60 से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 66 हो गया है। इसमें केरल का प्रथम स्थान बरकरार है जबकि बिहार सबसे नीचे है। वर्ष 2019 से स्कोर में सुधार के मामले में मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड वर्ष 2020-21 में शीर्ष स्थान पर है। एसडीजीज इंडिया इंडेक्स का काफी महत्व है। ये वैश्विक लक्ष्यों पर रैंकिंग करके सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। ये केंद्रित नीति संवाद, निर्माण और कार्यान्वयन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। ये विश्व स्तर पर एसडीजीज के मापन के लिए निर्धारित किए गए मानकों के आधार पर विकासात्मक कार्रवाई की ओर अग्रसर करता है। ये एसडीजीज की निगरानी से संबंधित महत्वपूर्ण अंतराल और राष्ट्रीय, राज्य या संघ शासित प्रदेशों के स्तर पर सांख्यिकीय प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता को प्रकट करने में भी मदद करता है। अगली खबर एससीओ से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शंघाई सहयोग संगठन के समझौते पर हस्ताक्षर और अभिपुष्टि को स्वीकृति प्रदान की है। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के बीच संचार मीडिया के क्षेत्र में संघों के बीच समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने संचार मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते को अनुमोदन प्रदान किया है। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है। ये वर्ष 1996 के शंघाई 5 समूह से उत्पन्न एक 8 सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन है। इसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान शामिल थे। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में शंघाई में हुई थी। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन के दौरान इस समूह में शामिल हुए थे। एससीओ की संरचना 2 स्थायी निकायों पर आधारित है, जैसे ताशकंद में स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना रेड्स की कार्यकारी समिति। एससीओ में शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था वार्षिक एससीओ शिखर सम्मेलन के साथ सदस्य राष्ट्रों के प्रमुखों की परिषद है। आइए अब आपको बताते हैं उन क्षेत्रों के बारे में जहां भारत एचसीओ मंच का उपयोग कर सकता है। जैसे कनेक्टिविटी परियोजनाओं में शामिल है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाला चाबहार बंदरगाह और रेलवे मार्ग, व्लादिवोस्तोक चेन्नई समुद्री मार्ग। इसके अलावा आतंकवाद के विरोध के लिए भी एससीओ की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। एससीओ की आतंकवाद विरोधी नीति की रूपरेखा आतंकवाद, अलगाववाद और धार्मिक अतिवाद की 3 बुराइयों की अवधारणा पर आधारित है। संपूर्ण एशियाई स्थिरता के लिए एससीओ के माध्यम से क्वाड और हिंद प्रशांत रणनीतिक रचना को संतुलित करने के लिए भारत इस मंच का उपयोग कर सकता है। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। विश्व बैंक ने हिमालय के हिमनद जलवायु परिवर्तन, ब्लैक कार्बन और क्षेत्रीय प्रत्यास्थता शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस शोध पत्र के अनुसार ब्लैक कार्बन को कम करने के लिए मौजूदा नीतियों के पूर्ण कार्यान्वयन से 23% की कमी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन नई नीतियों को लागू करने और देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से इन नीतियों को कार्यवाहियों में शामिल करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। रिपोर्ट में हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश
यानी HKHK पर्वत श्रृंखलाओं को शामिल किया गया है। इसके अनुसार हिमनद वैश्विक औसत हिम राशियों की तुलना में तेजी से पिघल रहे हैं। ब्लैक कार्बन जीवाश्म ईंधन, काष्ठ और अन्य ईंधन के अपूर्ण दहन से बनने वाले कणिकीय पदार्थ का एक सक्षम जलवायु तापन घटक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ग्रह को गर्म करने में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। ये सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है और वातावरण को गर्म करता है। ये कम समय तक रहने वाला प्रदूषक है। ब्लैक कार्बन का अन्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के विपरीत शीघ्रता से क्षय हो जाता है। उत्सर्जन समाप्त होने की स्थिति में इसे वातावरण से हटाया जा सकता है। ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए भारत में वर्तमान में कई नीतिगत उपाय किए गए हैं। जैसे ईंधन दक्षता मानकों को बढ़ावा देने के लिए भारत स्टेज उत्सर्जन मानक अपनाए गए हैं। इसके अलावा डीजल वाहनों को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का तेजी से अंगीकरण किया जा रहा है। इसके लिए फेम इंडिया योजना शुरू की गई है। साथ ही भोजन पकाने के स्वच्छ तरीकों को प्रोत्साहित करने के लिए उज्ज्वला योजना संचालित की जा रही है। अगली खबर विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। विद्युत मंत्रालय ने मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच पर विचार करने के लिए चर्चा पत्र प्रसारित किया है। उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक बचत के साथ उत्पादनकर्ता और वितरण कंपनियों दोनों के लिए लाभदायक स्थिति बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय ने मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच यानी एमबेड पर एक चर्चा पत्र प्रसारित किया है। एमबेड विद्युत बाजार संचालन में सुधार और एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक फ्रीक्वेंसी, एक मूल्य ढांचे की दिशा में एक कदम है। एमबेड मॉडल एक दिन आगे के समय क्षितिज और अनुसूची पर कार्य करेगा तथा सभी उत्पादन को पूर्णतया आर्थिक सिद्धांतों पर ही भेजेगा। आइए अब जानते हैं MBED मॉडल का महत्व। ये वितरण प्रतिष्ठानों यानी डिस्कॉम्स में विद्युत खरीद की लागत कम करेगा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की सुविधा के लिए ग्रिड में लोडशीलता को सक्षम करेगा, डिस्कॉम के भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड में सुधार करेगा। आइए अब आपको बताते हैं MBED से संबंधित मुद्दे। दीर्घावधि तक विद्युत क्रय समझौतों की कमी वाले महंगे तापीय संयंत्रों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा डे अहेड मार्केट यानी डैम में व्यापार करने से पहले डिस्कॉम के साथ विशाल कार्यशील पूंजी के निर्माण की आवश्यकता है। साथ ही इसके बारे में संभावित लाभों का ओवर असेसमेंट किया गया है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में कोयला लिंकेज के लिए खानों के दोबारा आवंटन की वजह से स्थिति में काफी बदलाव आया है। इसके अलावा राज्य स्वयं अपने महंगे उत्पादन को बंद कर रहे हैं और प्रतिस्थापित कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं अन्य मॉडल्स कौन कौन से हैं। सिक्योरिटी कंस्ट्रेंड इकोनॉमिक डिस्पैच यानी SCED प्रणाली ये लागत के अनुकूलन की दिशा में एक प्रयास है। वास्तविक समय बाजार, आधे घंटे का बाजार, रियल टाइम मार्केट, अ हाफ आर्ली मार्केट, जो खरीदारों और विक्रेताओं को वास्तविक समय के निकट एक संगठित बाजार के माध्यम से क्रय और विक्रय करने का अवसर प्रदान करता है। अगली खबर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कोविड महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा से संबंधित उपायों को सूचीबद्ध करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत राज्यों या संघ शासित प्रदेशों को अनिवार्य प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों या संघ शासित प्रदेशों को कई उपाय अपनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जैसे बच्चों की पहचान और विवरण दर्ज करना और ट्रैक चाइल्ड पोर्टल को अपडेट करना। सतर्कता और सुरक्षा के लिए अस्पताल के रिसेप्शंस और अन्य प्रमुख स्थानों पर बाल कल्याण समितियों और चाइल्ड लाइन यानी 1098 का प्रचार किया जाए। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए नियमित निगरानी, प्रदान की गई वित्तीय सहायता का उचित उपयोग सुनिश्चित करना, आपातकालीन देखभाल और पुनर्वास सुनिश्चित करना, प्रत्येक जिले में बाल चिकित्सा और नवजात देखभाल के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने चाहिए। बाल देखभाल संस्थानों के माध्यम से संस्थागत सहायता प्रदान करना, जिला मजिस्ट्रेट और जिला प्रशासन की संरक्षणकर्ता के रूप में भूमिका सुनिश्चित करना। इसके अलावा विस्तारित या संयुक्त परिवार बच्चे के परिजनों और नातेदारों के साथ मिलाप या पुनर्वास। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी कारा द्वारा अनुरक्षित केयरिंग्स पोर्टल के माध्यम से दत्तक ग्रहण करवाना, जरूरतों का मानचित्रण करने, प्रगति की निगरानी करने और प्रभावित बच्चों तक सभी लाभ पहुँचाने
बनाने को सुनिश्चित करने के लिए एक जिला स्तरीय बहुविभागीय कार्यबल बनाना। मंत्रालय ने पुलिस के लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जैसे बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए जिला पुलिस टीम द्वारा सतर्कता और निगरानी पर बल देना, जिले में बाल देखभाल संस्थानों और संवेदनशील हॉटस्पॉट पर पुलिस द्वारा निगरानी रखना। इसके अलावा अन्य उपाय भी किए गए हैं, जैसे पंचायती राज संस्थाएं या शहरी स्थानीय निकाय जिलाधिकारियों द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का अभिमुखीकरण और संवेदीकरण करना तथा उन्हें ऐसे बच्चों के लिए किए जा रहे उपायों और घोषित योजनाओं के बारे में जानकारी देना। शिक्षा के क्षेत्र में सभी अनाथ बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति संबंधी लाभों की पहुंच को सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इन बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। साथ ही चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए पीएम जन आरोग्य योजना के तहत पात्र बच्चों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना आदि शामिल है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों पर। सरकारी संगठनों द्वारा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति से संबंधित नियम। संविदा या परामर्श के आधार पर किसी सेवानिवृत्त अधिकारी की नियुक्ति से पहले सरकारी संगठनों को स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। हालांकि इसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग ने एक स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसे सरकारी संगठनों द्वारा अपनाया जाना अपरिहार्य होगा। यदि सेवानिवृत्त अधिकारी ने एक से अधिक संगठनों में सेवा प्रदान की है तो उन सभी संगठनों से मंजूरी प्राप्त करनी होगी जहां वो व्यक्ति सेवानिवृत्ति से पहले 10 वर्षों के दौरान नियोजित था। सीवीसी ने सभी सरकारी संगठनों को अपने कर्मचारियों के लिए उचित नियम तैयार करने का भी निर्देश दिया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि निजी क्षेत्र में भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले कूलिंग ऑफ पीरियड का पालन किया गया है या नहीं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर बांस के लिए ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। बांस उत्पादों के लिए ग्रीन गोल्ड कलेक्शन का उद्देश्य बांस निर्मित वस्तुओं के विपणन के लिए GEM पोर्टल पर एक समर्पित विंडो उपलब्ध कराना है। द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन राष्ट्रीय बांस मिशन और GEM द्वारा संचालित एक अनूठी पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बांस के कारीगरों, बुनकरों और उद्यमियों को सरकारी खरीदारों तक बाजार पहुँच प्रदान करना है। GEM विभिन्न सरकारी विभागों या संगठनों या सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय आवश्यकता आधारित मजदूरी दर के निर्धारण पर विशेषज्ञ समूह। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में 3 वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। ये मजदूरी पर अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार करेगा और न्यूनतम मजदूरी तथा राष्ट्रीय आवश्यकता आधारित न्यूनतम मजदूरी दर के निर्धारण के लिए एक वैज्ञानिक मानदंड एवं प्रक्रियाओं को नियत करने में सहयोग करेगा। ये समूह मजदूरी संहिता 2019 के तहत न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय आवश्यकता आधारित न्यूनतम मजदूरी दर के निर्धारण में भी केंद्र सरकार की मदद करेगा। मेगा फूड पार्क की योजना। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। मेगा फूड पार्क की योजना किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाकर कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, ताकि अधिकतम मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन की स्थिति को सुनिश्चित किया जा सके, साथ ही खर्च को कम किया जा सके और किसानों की आय में वृद्धि की जा सके, जिसके तहत सरकार हर मेगा फूड पार्क परियोजना पर 50 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बायो ई से बने कार्बेवैक्स वैक्सीन। कार्बेवैक्स वैक्सीन पुनः संयोजक डीएनए तकनीक पर आधारित पुनः संयोजक प्रोटीन प्लेटफॉर्म पर निर्भर है। इसमें क्लोन किए गए स्पाइक प्रोटीन को जैव प्रसंस्करण के माध्यम से लैब में बनाया जाता है। उदाहरण के लिए पुनः संयोजक प्रोटीन के लिए मेजबान के रूप में ई कोलाई का उपयोग कम लागत, जैव रसायन और आनुवांशिकी, तीव्र विकास और बेहतर उत्पादकता आदि के संबंध में लाभ प्रदान कर सकता है। अन्य टीकों की तुलना में इनकी कीमत कम होती है, जहां मानव शरीर की कोशिकाओं को निर्देशित किए जाने के बाद स्पाइक प्रोटीन का निर्माण होता है और इनका उत्पादन भी सुगम होता है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण नए पैकेजिंग नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए फसाई ने पैकेज खाद्य कंपनियों को नवंबर तक प्रत्येक उत्पाद में मौजूद सोडियम, चीनी और वसा की मात्रा प्रदर्शित करने का आदेश दिया है। फसाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 5 के तहत स्थापित एक विनियामक संस्था है। वर्ष 2019 में फसाई द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियमावली 2011 को प्रतिस्थापित करने के लिए
खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग विनियमावली 2018 की घोषणा की गई थी। शुक्र के लिए नया मिशन। नासा ने अपने डिस्कवरी प्रोग्राम के एक भाग के रूप में पृथ्वी के निकटतम पड़ोसी शुक्र ग्रह के लिए 2 मिशनों की घोषणा की है। इनका उद्देश्य सौर मंडल का अन्वेषण करना और उसका अध्ययन करना है। नासा के ये 2 मिशन हैं डेविंकी प्लस यानी डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन, और दूसरा है वेरिटास यानी वीनस एमिशविटी रेडियो साइंस इंसार ट्रोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको बता दें कि वर्ष 1990 में प्रक्षेपित मैगलन ऑर्बिटर इस ग्रह पर लैंडिंग करने वाला अंतिम अमेरिकी मिशन रहा है। त्रिरश्मि या पांडवलेनी गुफाएं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने महाराष्ट्र के नासिक के पास त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर, जिन्हें पांडवलेनी गुफा के नाम से जाना जाता है, इसमें 3 और गुफाएं पाई गई हैं। त्रिरश्मि गुफाएं 24 गुफाओं का एक समूह है जो पहली ईसा पूर्व और छठी 7वीं ईस्वी के बीच की हैं। गुफाएं पहाड़ी के एक ऊर्ध्वाधर अक्ष पर हैं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। प्रारंभिक जांच से पुरातत्वविदों को ये विश्वास हो गया कि नई गुफाएं त्रिरश्मि गुफाओं से भी पुरानी हो सकती हैं। आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। आइसलैंड। एक अध्ययन के मुताबिक सहस्राब्दी की शुरुआत के बाद से वैश्विक तापन के कारण आइसलैंड के हिमनदों की सतह का लगभग 7% हिस्सा लुप्त हो चुका है और वर्ष 2200 तक ये पूर्णतया समाप्त हो सकते हैं। हिमनद आइसलैंड देश की 10% से अधिक भूमि को समाहित करते हैं। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में यूरोप और उत्तर अमेरिका के बीच स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य स्थित माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी। न्यारागोंगो एक बड़ा स्तरित ज्वालामुखी है यानी स्ट्रेटोवोल्केनो है। ये विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान में रवांडा से जुड़े कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य की पूर्वी सीमा पर किवु झील के पास स्थित है। ये अपने ज्यादा तरल लावा के लिए कुख्यात है जो लावा निर्मित झील से जल की तरह बहता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।